तो हम कोहेरेंस की बात कर रहे हैं पिछले 2 महीने से कि कोहेरेंस क्या होता है। हार्ट कोहेरेंस, हार्ट ब्रेन कोहेरेंस, या हमारे जो बॉडी के सिस्टम्स हैं उसको हम किस प्रकार से समझें। तो कोहेरेंस का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि ऑर्डर्ड और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद इन ए वेव फॉर्म। मतलब कोहेरेंस का मतलब है कि हम एक ऑर्डर्ड वे में काम करें, या हम ऑर्डर्ड वे में किसी भी काम को हम एक सिस्टमेटिक वे में एक एक दूसरे के साथ हमारा तारतम्य स्थापित हो, हम उस वे में काम करते हैं। जैसे हमने ये पिक्चर देखी थी पहले कि जो हमारा कोहेरेंस है, हमारा दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ कहता है। दिल कहता है कि हमें ये काम करना है, लेकिन अगर हमारा दिमाग कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, तो वो इनकोहेरेंस हो जाता है। यानी कि हमारा हार्ट और ब्रेन दोनों का जो कोहेरेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी अब इसको और दूसरे तरीके से अगर समझें तो जिसकी हम बात करते हुए आए हैं कि हमारा चतुर्विंशति पुरुष, ब्रह्म, पुरुष, प्रकृति, महत, और महत के ही 4 हिस्से, जहाँ पर हमने अहंकार, बुद्धि, मनस की बात की। मतलब सब चीजों को ब्लेंड कर ले, मतलब मिला ले और एक हो जाए, तो कोहेरेंस कोहेरेंस है। यानी कि जहाँ पे चेतना और मन एक होकर काम करे। जो हमने पहले देखा कि हमारी दिल की आवाज आती है, लेकिन विद इन 500 मिली सेकेंड के बाद हमारे मन की आवाज कुछ और हो जाती है, और हमारे दिल की आवाज हमें सुनाई देती है, हमें अंदर से दिखाई देती है, समझ आती है, लेकिन उसके कुछ सेकंड के बाद, मिली सेकंड के बाद, हमारा दिमाग उसको कवर कर लेता है और हम अपनी, जो हमारे अंदर की आवाज है वो हमारी आवाज बदल जाती है। तो हार्ट कोहेरेंस हमारे, यहाँ पे आप पिक्चर अगर देख रहे हैं तो पिक्चर में आप एक तरफ अ, देख रहे हैं इनकोहेरेंस इनहिबिट्स ब्रेन फंक्शन, यानी कि ऊपर नीचे का जो ग्राफ है आप देख रहे हैं, और एक तरफ आप देख रहे हैं कोहेरेंस फैसिलिटेट्स ब्रेन फंक्शन। तो सारी बात हमारे दिल के ऊपर आके ठहर जाती है कि अगर आप अपने हार्ट कोहेरेंस में हैं, अब दिल की बात सुन रहे हैं, आप बहुत संयम में हैं, विवेकशील हैं, तो आपका जो ब्रेन के साथ जो संबंध स्थापित होगा वो एक कोहेरेंस वे में होगा, और आपके ब्रेन के सारे हिस्से आपस में मिल के काम करेंगे, और आपके दिल के भी सारे हिस्से आपस में मिल के काम करेंगे। मतलब कोहेरेंस का मतलब आप ऐसे समझें कि एक ऑर्डर्ड और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसको और हम आगे चलें कि मोर स्टेबल द फ्रीक्वेंसी एंड शेप ऑफ वेव फॉर्म। आप नीचे एक पिक्चर देख रहे हैं इसमें कि शिन वेव लिखा है। An example of a coherent wave is the Shin wave. The term autocoherence is used to denote this kind of coherence. जैसे उदाहरण के तौर पे इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में, जैसे हमारी हार्ट बीट, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी हमने पढ़ी, हार्ट बीट है और हमारा सांस भी चल रहा है, तो हमारा हार्ट और लंग्स दोनों काम करें, मिल के काम कर रहे हैं।
लेकिन कहीं पर हार्ट बीट बहुत तेज है और सांस बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रहा है, तो फिर बिल्कुल इनकोहेरेंस हो गया, है ना। रुडोल्फ स्टीनर को कि अगर हम पढ़ते हैं, रुडोल्फ स्टीनर की बुक्स पढ़ते हैं, तो उसमें उन्होंने हार्ट और लंग्स को लेके बहुत अच्छे बताया है कि आपका जैसे हार्ट बोलता है तो उसके साथ आपका लंग्स का फंक्शन इकट्ठे दोनों मिलके काम करते हैं। जैसे 1:4 का रेशो उन्होंने बताया है कि लब 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 और एक सांस, यानी कि 4:1। तो ये कोहेरेंस में काम कर रहा है। जैसे कभी कभी जब हमें टेंशन होती है, हम इम्बैलेंस होते हैं दिन भर में, तो हमारे हार्ट और लंग्स का फंक्शन आपस में कोहेरेंट नहीं हो पाता, मतलब दोनों मिलके जो हमारी बॉडी के लिए काम करना चाहिए वो मिलके काम नहीं कर पाते। एंजाइटी जैसे होती है, या डिप्रेशन में जैसे होते हैं, या स्ट्रेस जैसे होता है। तो ये जो शिन वेव है, यही हमारी इनकोहेरेंस में चली जाती है, जो हम साइड में पिक्चर देख रहे हैं कि इनकोहेरेंस। अब हम ये समझें कि हमारे दिल से जो आवाज जाती है वो ऊपर की तरफ जब मैसेज जाता है हमारे दिमाग में, तो नीचे मेडुला लिखा है, फिर उसके ऊपर एमिगडाला लिखा है, फिर थैलेमस आ रहा है और फिर कॉर्टेक्स आ रहा है। देखो, हर चीज का एक ऑर्डर है, एक सिस्टम है ना। और अगर वो सिस्टम टूट जाए, जैसे हम बार बार पढ़ रहे हैं अभी 1 महीने से, कि जैसे अगर पत्ते पत्ते के अंदर जो शाखाएं होती हैं, उसकी जो छोटी छोटी वेन्स होती हैं, अगर उसमें से कुछ वेन्स गायब हो जाए, है ना, वो प्रकृति अपना काम करना बिल्कुल छोड़ दे, तो पत्ते का डिजाइन खराब हो जाएगा, उसकी ब्यूटी खराब हो जाएगी, और फिर वो इम्प्रिंट वैसे ही बनेगी। सेम इसी तरीके से अगर हमारे हृदय से जो इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाती है, और ब्रेन में जाने के बाद मिडुला तक जाए, यानी कि नीचे वाले दिमाग के हिस्से तक ही रह जाए, ऊपर तक जाए ना, आपस में जो ब्रेन के छोटे छोटे हिस्से हैं जो मिलके काम करते हैं, वो मिलके काम ही ना करें, तो क्या होगा? वो इनकोहेरेंस होगा। तो वो ब्रेन का जो इनकोहेरेंस है, जैसे जब एंजाइटी होती है, हमने कुछ पिक्चर्स देखी थी और आगे भी देखेंगे, कि जब एंजाइटी होती है या एक प्लेजर की हमने बात की थी, कि हम टेम्परेरी हैप्पीनेस जब चाहते हैं, तो एक पर्टिकुलर ब्रेन के एरिया ही काम करता है। लेकिन अगर हम कोहेरेंस में होते हैं, मिल के काम करते हैं, खुशी से काम करते हैं, हम इस यूनिवर्सल हित में काम करते हैं, तो फिर ब्रेन के सारे फंक्शंस काम करते हैं। तो उसमें ब्रेन के सारे जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे, जैसे मेडुला, एमिगडाला, थैलेमस, कॉर्टेक्स, यानी कि ब्रेन के सारे हिस्से मिल के काम करें, जिसको हमने आपको याद आ जाएगा कि हार्ट और ब्रेन की जो अल्फा वेव्स हैं वो सबसे ज्यादा मोस्ट कोहेरेंट मानी गई, और उसके बाद फिर हम गामा वेव्स की हमने बात की थी। तो अब हार्ट और ब्रेन का कोहेरेंस में आप जो ये ग्राफ देख रहे हैं, कि इनकोहेरेंस इनहिबिट्स ब्रेन फंक्शन और कोहेरेंट फैसिलिटेट ब्रेन फंक्शन। कोहेरेंस होता है, इन सब चीजों के पीछे एक राज छुपा हुआ है, और उसको हम कहते हैं कि आपका विवेक, आपकी पेशेंस। जितना आप आराम से, संयम से काम करेंगे, उतनी ही हमारे कोहेरेंस लेवल हमारा बढ़ जाएगा। और जितना हम बहुत फास्ट तरीके से रैंडमली काम करेंगे, विदाउट ऑर्डर काम करेंगे, तो फिर उतना ही हमारा हार्ट और ब्रेन का कोहेरेंस नहीं हो पाएगा। तो आप देखिए, यहाँ पे लिखा है कि हार्ट सिग्नल्स अफेक्ट द ब्रेन सेंटर्स इन्वॉल्व इन इमोशनल परसेप्शन। इमोशंस की बात हम पीछे अभी करते आ रहे हैं ना। इमोशंस यानी कि हमारा भाव, शरीर, हमारी भावना ना, हमारा भक्ति योग की तरफ हमने अपने इमोशंस को समझा। अब हमारे इमोशंस हैं जो हमारे हार्ट की रिदम को डिस्टर्ब करते हैं, हमारे इमोशन, इमोशनल परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग,
reaction times, social awareness, and the ability to self regulate. अब डिसीजन मेकिंग, जैसे हमारे अंदर अगर इमोशनल इम्बैलेंस है तो डिसीजन मेकिंग में भी हमारे इम्बैलेंस आ जाएगा। हम एकदम से रिएक्शन दे देंगे, जैसे किसी ने कहा। और आपने एक न्यूज़ देखी होगी, जो भी आसाम में जो इलेक्शन है, तो उसमें दो पार्टीज का आपस में कन्वर्सेशन चल रहा है। और उस कन्वर्सेशन में जो उनके वहाँ के सीएम हैं और दूसरी पार्टी के जो वक्ता हैं, वो दोनों आपस में एकदम से रिएक्शन टाइम, यानी कि जैसे उन्होंने बोला तो रिएक्शन दे दिया उन्होंने। रिएक्शन टाइम का मतलब होता है कि आप कितना पेशेंटली सुनते हैं, कितना पेशेंटली अवेयरनेस के साथ काम करते हैं। अगर एकदम से रिएक्शन दे दिया तो समझिए कि हमने बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया। सोशल अवेयरनेस, अब हम आपस में मिलके जो मेडिटेशन करते हैं, हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो सोशल अवेयरनेस बढ़ती है ना। और एबिलिटी टू सेल्फ रेगुलेट, ये हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम से रिलेट करता है। तो इस पिक्चर को आप हमेशा याद रखिए। ये एक मतलब बहुत सुंदर पिक्चर लगती है कि हमारा हार्ट और ब्रेन आपस में किस तरीके से मिलके काम करते हैं। ब्रेन के हमारे जो छोटे छोटे हिस्से हैं, वो आपस में अगर मिलके काम करेंगे तो हमारा कोहेरेंस लेवल बढ़ जाता है। अब इसमें नीचे जो मैंने एक येलो कलर में हाईलाइट किया हुआ है कि इन फिजियो coherence is used to describe a functional mode in which two or more of the body's oscillatory systems such as respiration and heart rhythm. कभी कभी हमारी सांस अगर तेज चलने लगे, हार्ट बीट बढ़ जाए, तो हम अपने उस बैकग्राउंड में जाके देखें कि हमारी हार्ट बीट क्यों बढ़ रही है ना। जैसे एग्जाम्स आते हैं तो हम पेपर में बैठे होते हैं, हमें पेपर मिल रहा होता है, तो हमारी हार्ट रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। हमारा रेस्पिरेशन और हार्ट दोनों का जो कोहेरेंस है, आपस में जो एक ऑर्डर्ड वे में जो काम हो रहा है, वो काम नहीं हो पाता। उसमें कुछ पल के लिए वो डिस्टरबेंस होती है। तो जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हम सत्संग करते हैं, जब हम कोई एक स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हैं, तो हमारी बॉडीज के अंदर वो कोहेरेंट लेवल ऑटोमेटिकली आने लगता है, क्योंकि हमें ब्रह्मांड के सिद्धांत समझ आने लगते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमने पढ़ा था कोहेरेंस का, कि हमारी जो हार्ट और ब्रेन ब्रेन की जो अल्फा एक्टिविटी है, वो सबसे ज्यादा कोहेरेंस लेवल पे होती है। अब हम आगे चलते हैं। इस साइड में आप पिक्चर देख रहे हैं कि जो आप ग्राफ देख रहे हैं, पहले उसको आप देखें कि अगर एंगर होता है, अब हमने एंगर, जब गुस्सा आता है, जब हमें एंजाइटी होती है, तो हमें कोई ग्राफ थोड़ा दिखाएगा या हमें कोई बताएगा थोड़ा, हमें कोई रिसर्च पेपर थोड़ा दिखाता है। हमारे अंदर जो बदलाव होता है, वो बदलाव देखा गया जब रिसर्चेस हुई कि आपका हार्ट रेट किस प्रकार से, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी किस प्रकार से वेरिएबल होता है, यानी कि चेंज होता है। जो एक शिन वेव है, जो एक एक सिस्टमेटिक, एक ऑर्डर्ड वे में जो हम वेव देखी हमने, वो एक इन ऑर्डर्ड वे में हमारे एंगर का हम ग्राफ देख रहे हैं। रिलैक्सेशन है, हम बहुत रिलैक्स्ड वे में काम करते हैं, तो आप देखिए कि जो वेव का ऑर्डर है वो किस प्रकार से, और अगर अप्रिशिएट करते हैं तो हमारी वेव का ऑर्डर कैसा होता है। तो हमारे हार्ट के अंदर जब हम हृदय बोलते हैं, कि हमारे आहरण की शक्ति, जो भी कुछ दिल लेता है पूरी बॉडी से, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू लेता है। देखो आप, मतलब एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। और उसके बाद वो हृदय में जाता है, द देता है, यह चलायमान रखता है, हमेशा वो एक मोशन में होता है, गतिशील होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, हृदय में गया,
और उसके बाद फिर लंग्स में गया, लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है और उसके बाद फिर वो फिर हृदय में आता है और हृदय के बाद फिर वो सभी मस्कुलर सिस्टम में जाता है, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ऐसे धीरे धीरे वो अगर एक ऑर्डर्ड वे में हमारा हार्ट और हमारे लंग्स, हमारे दोनों एक फंक्शनल वे में, फिजियोलॉजिकल जो हम कोहेरेंस अभी सीख रहे हैं, तो वो जब काम करते हैं तो उसके बाद फिर वो सारे हमारे मस्कुलर सिस्टम में, फैट सिस्टम में, बोन सिस्टम में, मैरो सिस्टम में, इम्यून सिस्टम तक, लास्ट में कंक्लूजन ये निकालते हैं कि अगर आपका कोहेरेंट लेवल अच्छा है तो आपका इम्यून सिस्टम कभी भी वीक नहीं हो सकता। लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता है। तो इसका मतलब आयुर्वेद भी यही कहता है कि जब आपका कोहेरेंस लेवल, आप हृदय से कोई बात सोचते हैं और हृदय के अकॉर्डिंग ही अपना काम करते हैं, उसकी वॉइस को सुनते हैं, तो आपका हार्ट और ब्रेन दोनों जब मिलके काम करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है, इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। अब रही बात ये कि हम इसको प्रैक्टिस में कैसे लेके आए। प्रैक्टिस के लिए हमें वो एक पेशेंस, विवेक और ठहराव हमें सीखना होगा कि जो हम हमारी जिंदगी में जो हमारा एक फास्ट वे ऑफ लाइफ हो गया, हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है कि हम हर चीज को जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी पाना चाहते हैं, ठहराव नहीं है। तो अगर ठहराव नहीं है तो हमारा ऑटोमेटिकली कोहेरेंस लेवल लो कोहेरेंस लेवल हो जाएगा, हाई कोहेरेंस लेवल नहीं होगा। तो ये तीन पिक्चर्स के माध्यम से हम देखें कि अप्रिशिएशन कितना इम्पोर्टेंट, कितना शिन वेव दिखा रहा है कि कोहेरेंस लेवल में। तो अप्रिशिएशन कितना कितना बड़ा काम करता है। अब जश्मोहीन की जो पुस्तकें हैं, एम्बेसी ऑफ पीस, तो अगर जश्मोहीन जो एक ब्रिदेरियन है इस धरती पे, आप उनकी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले अप्रिशिएशन उन्होंने बताया है कि अगर आप दूसरों को अप्रिशिएट करते हो या दूसरों को जब हम देखते हैं सामने, एक सोशल कोहेरेंस जो है, हम अगर सामने वाले को देखें और हर चीज में मीन मेक निकालने लगे, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क हमें पड़ेगा। हम अगर सामने वाले को कहें या पूरी दुनिया को कहें कि बकवास है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो फर्क किसको पड़ रहा है? आपकी ही बॉडी के जो सटल बॉडीज हैं उसको इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि आप एक ऐसा इनकोहेरेंस लेवल पैदा कर रहे हैं अपने हार्ट में, ब्रेन में, और वो इम्प्रिंट्स दे रहे हैं जो आपकी मेंटल बॉडी के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है कि हाँ वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो हम जब क्रिटिसाइज करते हैं या जब हम किसी दूसरे को अपने साथ तुलनात्मक स्थिति से देखते हैं कि मैं तो ऐसा करता हूँ, वो ऐसा करता है, वो तो बिल्कुल बेकार है, और मैं उससे अच्छे, उससे बेहतर तरीके से करता हूँ, तो फिर हमारा इनकोहेरेंस लेवल, हमारे अंदर बदलाव होता है। सामने वाले में फर्क नहीं पड़ता, हमारे अंदर फर्क पड़ता है। और कहाँ कहाँ फर्क पड़ता है? वो यहाँ पे लिखा है कि पॉजिटिव इमोशंस आर एसोसिएटेड विद द हायर डिग्री ऑफ कोहेरेंस विद इन द हार्ट्स रिदमिक एक्टिविटी। मतलब कहाँ फर्क पड़ेगा जब हम किसी दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, अपने सामने वाले को, तो उस क्रिटिसिज्म से हमारी बॉडी के अंदर उस वेव फॉर्म में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। दिखाई नहीं देता, वो दिखता नहीं है। वो कब दिखता है? कभी कभी वो हमारे हार्ट और लंग्स के फंक्शन में दिखता है, जब हमें एंगर होता है, हमें किसी दूसरे के प्रति अपने गिल्ट आता है, किसी दूसरे के प्रति जब हम नफरत करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो हार्ट रिदम, रेस्पिरेटरी रिदम, ब्लड प्रेशर ऑसिलेशंस, ना बायोलॉजिकल ऑसिलेशंस, ना इंक्लूडिंग वेरी लो फ्रीक्वेंसी ब्रेन रिदम, हमारी लो फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेन रिदम और रिदम इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है, जैसे स्किन डिसऑर्डर होना, स्किन के ऊपर हमारे रैशेज आ जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन के ऊपर कुछ हमारी डिजीजेज आती हैं ना। तो और
हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इम्बैलेंस हो जाता है। ये सारी चीजें जो हैं हमारे इनकोहेरेंस लेवल से दिखाई देती हैं हमारे फिजिकल बॉडी के ऊपर। यानी कि जो हमारा भौतिक शरीर है उसके ऊपर, जैसे हम स्किन डिजीज की बात करें अगर, कि हमारा स्किन डिसऑर्डर दिखता है तो बॉडी के ऊपर तो हमें एक डिसऑर्डर दिख रहा है, लेकिन वो इनकोहेरेंस दिखा रहा है आपके हार्ट और ब्रेन का। स्किन डिजीज हमारे आयुर्वेद में ऐसे बताई गई है कि आप पेट की कोई बीमारी है तो उसको तो आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन स्किन डिजीज के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको ठीक करने में बहुत समय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो इनकोहेरेंस इतना बढ़ चुका होता है, वो क्रॉनिक स्टेज आ चुकी होती है। तो इसीलिए स्किन डिजीजेज जैसे हम देखते हैं बहुत ऐसे, जैसे एक्जिमा है ना, सोरेसिस है, ऐसी ऐसे जो डिजीजेस हैं स्किन की, वो ठीक नहीं होती क्योंकि वो हमारे शरीर से, मन से, हमारे प्राण शरीर से संबंधित होती हैं। मतलब हम अगर सोरेसिस को देखें, है ना, और हम अगर एक्जिमा को देखें, तो हमारे जो स्किन कुष्ठ को देखें, जैसे स्किन डिसऑर्डर्स हमारे बहुत अच्छे तरीके से आयुर्वेद में बताए गए हैं कि जब हम, मान लो नफरत, और अच्छे तरीके से समझे हम, जैसे चिड़चिड़ाहट, मतलब सामने वाले को अगर हम चिड़चिड़ाहट से देखते हैं, तुलनात्मक स्थिति से देखते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे हमारे हार्ट, फिर हमारे लंग्स, फिर हमारा ब्रेन, और उसके बाद फिर हमारा मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर के बाद फैट सिस्टम, इन सब चीज़ों में इनकोहेरेंस आता चला जाएगा। और जैसे जैसे इनकोहेरेंस आएगा, तो मेद धातु का लेयर बोला गया है स्किन। तो इसका मतलब हमारा देखो, रस खराब हुआ, और फिर रक्त खराब हुआ, और उसके बाद हमारा मांस खराब हुआ, और उसके बाद मेद धातु खराब हो गई। यानी कि हमारी चार पांच धातुएं इन्वॉल्व हो गई उस इनकोहेरेंस के चक्कर में, क्योंकि हम तुलनात्मक स्थिति से दूसरे को देखते हैं, इनकोहेरेंस वे में काम कर रहे हैं। एक दिन काम करेंगे, दो दिन काम करेंगे, एक साल तक अगर हमारा ये पैटर्न सेट होता है, तो हमारी स्किन डिजीज ठीक होने में बहुत 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 टाइम लगता है। इसलिए हम लोग तो पेशेंट्स को पहले ही बोल देते हैं कि अगर कोई स्किन डिजीज का पेशेंट आता है तो पहले ही बोल देते हैं कि आपको 1 से 2 साल लग सकते हैं। अगर आप ऑर्डर्ड वे में, सिस्टमेटिक वे में अपने लाइफस्टाइल को बदलेंगे, तो आपके अंदर ये स्किन डिजीज ठीक हो सकती है। हम ये सोचे कि स्किन डिजीज 1 महीने में ठीक हो जाएगी, 40 डेज तो वैसे ही बताया गया है आयुर्वेद में। तो आप देखिए कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी सारी चीजें एक इनकोहेरेंस करने से हमारी बॉडी के अंदर वो डिसऑर्डर्ड पैदा हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है। तो और इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम, रिदम्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एक रिदम है। देखो, आप आराम से अगर खा रहे हैं, है ना, आराम से आप चबा रहे हैं, ये कोहेरेंस दिखा रहा है। हम बहुत जल्दी जल्दी चबाते जा रहे हैं, चलो जी चलो खत्म करो खाना, खाने का कोई हमने रस नहीं देखा, है ना, उसका टेस्ट नहीं देखा, उसको हमने गंध तत्व से ग्रहण नहीं किया, उसकी कैसी गंध आ रही है, कैसी खुशबू आ रही है। तो वो अ, हमारा इनकोहेरेंस वे ऑफ ईटिंग है। तो कोहेरेंस को हम फिजियोलॉजिकल लेवल पे और हमारा साइकोलॉजिकल लेवल पे, हम दोनों तरीके से हमें समझना है। अगर हमारा साइकोलॉजिकल लेवल पे इनकोहेरेंस है, जैसे अभी जो एग्जाम्पल दिया कि हर बार हम तुलनात्मक स्थिति से देखते हैं। जो भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारे अंदर एक एक ना अंदर चल रहा होता है, एक मीटर चल रहा होता है कि मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो ऐसे करता हूँ, मेरे तरीके से तो ऐसे अच्छा होता है, दूसरे वाले को कुछ नहीं आता है, दूसरे वाला ऐसा करता है। तो ऑटोमेटिकली इनकोहेरेंस डेवलप हो रहा है, क्योंकि हमारे ब्रेन के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं आपस में, जो हमने नीचे देखा कि जो लोअर ब्रेन का हिस्सा है, मेडुला है ना, हमारा एमिगडाला है, थैलेमस है, हमारा कॉर्टेक्स है, वो आपस में मिल के काम करते हैं। उनका एक सिंक्रोनिसिटी है, सब आपस में एक हारमनी में काम करते हैं। लेकिन मैं कहूँ कि मैं ही अच्छा हूँ
और मैंने ही ये काम किया है, पॉजिटिवनेस हो, है ना, तो फिर हमारा इनकोहेरेंस डेवलप होता है। तो इनकोहेरेंस से हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स इनकोहेरेंस वे में चलने लगते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात आ रही है कि डाइजेस्टिव सिस्टम अगर इनकोहेरेंट होगा तो रस ही ठीक नहीं बनेगा, खाने का हमारा तरीका ही ठीक नहीं होगा, चबाने का तरीका ठीक नहीं होगा, बैठने का तरीका ठीक नहीं होगा, ना टुकड़ा तोड़ने का तरीका ही ठीक नहीं होगा, तो वो इनकोहेरेंस आज नहीं तो कल हमें अपने उस मीटर में दिखाई देना शुरू हो जाता है। और खुद में भी फील होता है। कॉस्मिक इंटेलिजेंस महत अंदर से आवाज लगाते हैं कि तुम ठीक नहीं हो, तुम वो जो एक प्रकृति का नियम है उसको तोड़ रहे हो। वो अंदर से बार बार आवाज लगाता है लेकिन हम सुनते नहीं। तो वो इन रिदमिक वे में हमारा काम चलता रहता है। तो कोहेरेंस कैसे आए? तो कोहेरेंस के लिए एप्रिशिएशन देखो लिखा है, एप्रिशिएट करना शुरू कर दो हर चीज को अपने दिमाग में। हम अपनी उस ड्यूअलिटी से बाहर आके काम करें, तो वो हम जब उस ड्यूअलिटी से बाहर आएंगे, यानी कि मनस और हमने बुद्धि की बात की ना, तो मन और बुद्धि और हमारा अहंकार और हमारा चित्त, हमारा महत, सब मिल के एक कोऑर्डिनेशन में जब काम करेंगे, तब हमारा वो एक रिदम, एक एक पैटर्न सेट होगा। जैसे अप्रिशिएशन, अगर हम हर रोज जिंदगी में एक धारण कर लें कि हम हमें अप्रिशिएट करना है दूसरों को, भले ही हमें अप्रिशिएशन ना दिखे तो भी हम अप्रिशिएट करें कि अरे तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है ना। अपने आप को भी अप्रिशिएट करें हम कि हाँ, मैं अब आज से मेरे अंदर चेंज आ गया है। हम जैसे हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं कि ना हम सबको माफ कर दें, जो लॉ ऑफ कर्मा है। फॉरगिवनेस वो होता है जहाँ पे हम अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं, अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, वो फॉरगिवनेस है। लॉ ऑफ कर्मा की साइकिल को अगर हम समझते हैं कि एक हम हमारी जो लाइफ इनकारनेशन से, यानी कि जो हमारी जन्म परंपरा है, मेरी खुद की अपनी जन्म परंपरा है, मेरे सामने वाले की अपनी एक जन्म परंपरा चलती आ रही है। जन्म परंपरा का मतलब कि हमारी जो आत्मा है वो विकसित होती जा रही है। अब जब मैं कभी विकसित नहीं थी, मेरी आत्मा विकसित नहीं थी, तो मैंने उस रजोगुण में, तमोगुण में कुछ गलतियां की, जिसमें मैंने दूसरे को चोट पहुंचाई ना। तो अब इस वक्त मेरी सोल इवॉल्व हो चुकी है, मैं सतुगुण की परतों में आ चुकी हूँ। और अब मैं, मेरे सामने वाला अगर रजोगुण में है तो अब मैं इवॉल्व होकर उसको मैं माफ कर सकती हूँ, यानी कि मेरे अंदर वो शिफ्टिंग है कि मैं दूसरे को बुरा नहीं कह सकती, मेरी समझ बढ़ चुकी है। ये फॉरगिवनेस होता है। फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें हम फॉरगिवनेस अपने पेड़ पौधों से करते हैं कि मैंने तेरे को आज पानी नहीं डाला, कल पानी नहीं डाला था, आज मैं पानी डाल के अपने आप की को इवॉल्व करना और दूसरे को मदद करना, दूसरे को सुख देना, ये तरीका है फॉरगिवनेस का। अब आज मैंने सुपरफिशियली, कल मैं चिल्लाई किसी के ऊपर, और फिर उसके बाद आज मैंने कहा उसको कि मुझे माफ कर दो, फिजिकल लेवल पे, नॉट अंदर इवॉल्व नहीं हुई। फिर मैंने गलती कर दी, फिर मैंने गुस्सा कर दिया, और फिर मैं कहूंगी कि नहीं नहीं, वेरी सॉरी, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। तो फिजिकल लेवल पे कोई काम नहीं होता, वो हमारे सटल लेवल पे, सूक्ष्म तल के ऊपर ही हम अगर माफ करेंगे तभी हमारे अंदर वो बदलाव दिखता है, तभी हमारे अंदर वो कोहेरेंस दिखता है। और तभी हमारे अंदर, जब हम हार्ट और ब्रेन की हार्ट रेट वेरिएबिलिटी देखते हैं, तब उसके अंदर वो बदलाव दिखाई देता है। तो अभी जो रिसर्चेस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को, हमारे हार्ट कोहेरेंस को, कुछ सॉफ्टवेयर के माध्यम से, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि जिसमें हम सिंपल एक सिर्फ फिंगरप्रिंट भी देते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर की वो रिदमिक फैक्टर्स हमें पता लग जाते हैं। अब मेरा अपना एक पर्सनल व्यू हमेशा रहता है, जब हम कोई भी ब्लड टेस्ट कराते हैं या हम कोई भी ऑरा स्कैनिंग करवाते हैं, चेक करते हैं, हमें पता तो लग जाता है कि इनकोहेरेंस है। लेकिन
ये तो हमें पता लग गया, लेकिन जब हमें पता लगता है तो हम उसके ऊपर मनन नहीं करते। लाइक हमें मतलब अपने अंदर से ये पता होना चाहिए कि मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे किस तरीके से मुझे सुधार करना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हमें बिफोर एंड आफ्टर का हमारा ग्राफ एक जैसा आएगा तो फायदा क्या होगा ना। हम टेस्ट करा लेंगे, हमारे ब्लड टेस्ट में हमें पता है कि खून की कमी है, और हम उस खून को बढ़ाने के लिए कोई काम ही ना करें, है ना। तो हम फिर उस उन टेस्टों का फायदा क्या है। तो हमारी बॉडी के अंदर वो बदलाव आने चाहिए जहाँ पे हम इन कोहेरेंस से कोहेरेंस लेवल को सीखें। तो इस तरीके से अब हमने कोहेरेंस लेवल को अ, ऐसे समझ लिया है कि हर बॉडी का फंक्शन, हर बॉडी के सिस्टम्स आपस में जब मिलके काम करते हैं तो उसको हम कोहेरेंस कहते हैं। रिलैक्सेशन, एप्रिशिएशन, हम दोनों के अपने उस वेव फंक्शन को देख रहे हैं कि रिलैक्स होकर काम करते हैं, है ना। तो कितना बढ़िया हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स आपस में मिलके काम करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है। ऐसे सारे सिस्टम्स आपस में मिलके काम करेंगे तो एंड प्रोडक्ट क्या निकलेगा। एंड प्रोडक्ट निकलता है जो हमारी मज्जा धातु है, बोन मैरो सिस्टम है, जो हमारी बोन के अंदर बोन मैरो होता है, वो हमारी किचन है। उस किचन में हमारी आरबीसीज बनती हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स बनती हैं, डब्ल्यूबीसीज बनती हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं, न्यूरॉन्स की छोटी छोटी सेल्स बनती हैं। अब वहां तक हमारी किचन में कच्चा पक्का बन रहा है ना। आरबीसीज का साइज ठीक नहीं है, डब्ल्यूबीसीज का, प्लेटलेट्स का, इन सब का साइज ही ठीक नहीं है। एक छोटी रोटी बन रही है, एक बड़ी रोटी बन रही है, एक टेढ़ी रोटी बन रही है, एक मोटी रोटी बन रही है। एंड प्रोडक्ट हमारा वो ठीक नहीं निकलता। तो वो हमारे ब्लड से भी हम देख सकते हैं कि हमारा जो इनकोहेरेंस है वो हमारा कैसा है। हम फिजिकल लेवल पे भी इस चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, जबकि मॉडर्न साइंस में इन चीज़ों को कम देखा जाता है। लेकिन आयुर्वेद में इन चीज़ों को और थोड़ा गहराई से क्योंकि वो मनस तक जाती हैं, प्राण शरीर तक जाती हैं। तो हमारा जो लास्ट आउटकम निकलता है, हमारा एंड प्रोडक्ट जो निकलता है वो निकलता है हमारा ओज इम्यून सिस्टम, कि हमारा ओज कितना शक्तिशाली बनता है। वो हमारे कोहेरेंस लेवल को दिखाता है। जैसे हम कहीं पर आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है, और हम कहीं गए हुए हैं तो आके हम बीमार हो जाएं, है ना। तो और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीमार नहीं पड़ते हैं। एक हम भीड़ भड़ाके के एरिया में चले जाएं तो कुछ को आगे फीवर हो जाता है, खांसी हो जाती है, हेडेक हो जाता है। लेकिन कुछ हैं कि जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारे उस इम्यून सिस्टम को दिखाते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम किस प्रकार से काम करते हैं। सारे हमारे रिथमिक फैक्टर्स, हमारे सिस्टम्स जब मिलके काम करते हैं तब हम उस कोहेरेंस को जान सकते हैं कि हाँ हमारे सारे सिस्टम्स कोहेरेंस। ये तो हमारे फिजिकल लेवल पे दिखाई देता है, लेकिन ये होता पीछे का रिफ्लेक्शन है। पीछे का रिफ्लेक्शन का मतलब कि हमारे मनस में क्या चल रहा है, हमारे प्राण शरीर में क्या चल रहा है। तो इस तरीके से हमने आज कोहेरेंस को समझा।